हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित तिरवान। पूरे साल जो हमने मेहनत करी है उसका अंतिम पड़ाव आज आ चुका है। पूरे साल जो हमने नींदें कुर्बान करी है, पूरे साल जो हमने रात रात भर बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करे हैं, उसको जाके रणभूमि में उतारने का टाइम अब आ चुका है। डर गए क्या? इतना ज्यादा सीरियस मत हो यार, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इंग्लिश का आपका पेपर है, आसान सा पेपर है। उसके लिए क्या क्या आखिरी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, क्या लास्ट मिनट टिप्स आपको मैं दे रहा हूं, क्या क्या टाइम मैनेजमेंट टिप्स आपको दिमाग में रखनी है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ज्यादा टाइम मैं आपका लूंगा नहीं। शुरू से लेकर एंड तक ना सामने फोन लगा के, ईयरफोन लगा के इस वीडियो को फील करके अच्छे से सुनो। सबसे पहली चीज दिमाग में ये रखो कि आपका ना किसी भी बच्चे का कभी भी पूरा सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ चीजें छूटी जाती है। आपका चाहे 60% हुआ, 70% हुआ, 80% हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कम पढ़कर भी जो बच्चा फोड़ के आया ना, उसे हम लीजेंड कहते हैं, और आप सभी एक लीजेंड हो। ये मैं पिछले हर एक साल से बच्चे को बोल रहा हूं। इससे ना एक पॉजिटिव माइंडसेट हमारा रहता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम पेपर को देके आते हैं। क्योंकि अगर हम नेगेटिव रहेंगे ना, हम दिमाग में रखेंगे यार मेरे दोस्त का इतना हो गया, उसका इतना हो गया, हम दोस्त में पूरी रात बैठ के बातें कर रहे हैं, तेरा कितना हो, मेरा कितना हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। आपका जितना हो उसमें आप जितना बेस्ट देके आ पाओ, तब मजा है पेपर का। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, चाहे मेरी बहन कटने वाले हैं, बट आज की वीडियो ध्यान से देख लेना, बच जाएंगे जो तुम्हारे नंबर कटने वाले होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब देखो यार, रीडिंग स्ट्रेटेजी की मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान से समझना। ये जो हमारी रीडिंग स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर अगर तुमने सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड के पेपर देखे होंगे, सीबीएसई, आईसीएसई, एसएससी, कोई भी बोर्ड का पेपर उठाओ, तुम्हें पता चलेगा कि यार इंग्लिश के जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, रीडिंग सेक्शन, वो मुश्किल होता जा रहा है। उसके सवाल पहले इतने आते थे, अब इतने आ रहे हैं, अब इतने आ रहे हैं। तो जो लेवल है ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो ध्यान से समझना, इसका सोल्यूशन केवल और केवल है एवरीडे प्रैक्टिस। एवरीडे प्रैक्टिस। अगर तुम एक वो बच्चे हो ना जो कि किताबें पढ़ते थे इंग्लिश की, हैरी पॉटर वगैरह, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो तुम रीडिंग सेक्शन को आराम से कर लोगे। बट अगर तुम एक वो स्टूडेंट हो जिसने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी है इंग्लिश की, सब्जेक्ट वाली नहीं, एक्स्ट्रा बुक्स, नोवेल्स वगैरह, तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो ध्यान से समझना, तुम्हें क्या करना है, जितने भी बचे हुए दिन है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन बचे हैं, तुम्हें रीडिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट एग्जाम में बैठने से पहले एटलीस्ट तुम 10 पैसेज की प्रैक्टिस करोगे। ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करने के लिए आता है हमारा मेथड, कौन सा? टाइमर मेथड। भैया टाइमर मेथड क्या होता है? टाइमर मेथड ये बोलता है कि जब भी तू पैसेज को सॉल्व कर रहा है, पढ़ रहा है और उसके आंसर निकाल रहा है, तो अपने बगल में स्टॉप वॉच लगा ले कि तुझे कितना टाइम लग रहा है, और ट्राई करना कि तुम हर एक पैसेज को 10 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करो। अगर एक पैसेज में 10 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है, और ट्राई करना कि 10 मिनट से पहले ही तुम सॉल्व कर पाओ। और एक बात ध्यान से समझना, इमेजिन करो ये पैसेज है मेरी स्क्रीन के ऊपर, मैं उसे पढ़ रहा हूं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे, नीचे क्वेश्चन गिवन होते हैं ना पैसेज के, उसकी तरफ चले जाएंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आंसर ढूंढेंगे क्वेश्चन का। यही करते थे ना, अभी तक यही करते हो ना, सबसे बेकार तरीका है। पता है क्यों? क्योंकि जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर आ रहे हैं ना आजकल, वो डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको उसके पैसेज के अंदर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है? पहले पूरा पैसेज पढ़ना है, आराम से पढ़ो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। उसका मतलब समझो कि ये इसकी मेन थीम क्या है, खुद से पूछो इसकी थीम क्या है, ये पूछ किस पे रहा है। क्वेश्चंस को मत पढ़ो, केवल और केवल पैसेज को पढ़ो। जब तुमने पूरा पैसेज पढ़ लिया, एकदम तुम्हें समझ आ गया कि अच्छा इस पैसेज के अंदर ये बोल रहा है, इस पैसेज का आपको मेन थीम समझ में आ गया, उसके बाद जाओ और क्वेश्चंस पढ़ो। और आप देखना, जब आप फिर क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर आपके दिमाग में स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, पहले आपको पूरा पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चंस को रीड मत करना। ये जो स्ट्रेटजी आपको बताते हैं ना कुछ लोग कि पहले क्वेश्चंस को पढ़ो फिर पैसेज पे जाओ, वो ना 2 या 3 साल पहले यूज होती थी। पता है क्यों? क्योंकि उस टाइम पे पेपर बहुत सिंपल आता था, उस टाइम पे सारे आंसर आपको पैसेज में मिलते थे। बट अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को याद रखना। तो आई होप कि तुम समझ गए होगे कि हमें रीडिंग सेक्शंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका है अटेम्प्ट करने का, और उसकी प्रैक्टिस करने का केवल और केवल एक तरीका है कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो हमारे रीडिंग सेक्शन के जो पैसेज होते हैं उनको प्रैक्टिस। और जितने भी स्टेट बोर्ड वाले हैं उनके एग्जाम चल भी रहे हैं, तो इंग्लिश का एग्जाम सबका बहुत नजदीक है, और इंग्लिश की एक लास्ट मिनट स्ट्रेटजी वाली वीडियो की तुम्हें जरूरत है। ध्यान से समझना, ये कोई नॉर्मल वाली वीडियो नहीं है जिसके अंदर आकर आपको कोई बोलेगा देख इंग्लिश में तेरा सिलेबस बच रहा है तो देख यार यूट्यूब खोल, ये समरी वीडियो देख और समरी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले। वो सारी बातें नहीं करूंगा। आज लॉजिकल साइंटिफिक तरीकों के बारे में बात करूंगा, जिससे कि तुम इजीली मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हो। बस तुम्हें जरूरत किस चीज की है? तुम्हें जरूरत है खुद के ऊपर विश्वास की। मेरे भाई, विश्वास अगर तू खो देगा यहां पर तो तू हार जाएगा। एक नोटबुक लेकर आ और जितनी चीज मैं समझा रहा हूं उनको नोट कर। अब देखो, इंग्लिश के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, ग्रामर, राइटिंग, लिटरेचर, सबको पता है। लिटरेचर का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, क्या सबको पता है? बिल्कुल पता है। बट अब ध्यान से समझो, प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है सबसे पहले लिटरेचर में। भैया लिटरेचर में चैप्टर तो पढ़ लिए, बट ये समझ नहीं आता कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करें, मतलब आंसर को कैसे लिखें। आंसर को लिखने का हमें तरीका ही नहीं आता है, और हम आंसर लिख के आते हैं तो टीचर नंबर काट लेते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है लिटरेचर के लिए आंसर लिखने का? दूसरा पॉइंट क्या है? भैया राइटिंग सेक्शन। भैया राइटिंग सेक्शन लिखते लिखते ना हमें टाइम लग जाता है और पेपर छूट जाता है, तो जल्दी कैसे लिखा जाए राइटिंग सेक्शन? और अनसीन पैसेज आते हैं ना, ये अनसीन पैसेज पहले की तरह नहीं आते हैं, आपको भी पता है। ऐसा नहीं है कि आप अनसीन पैसेज में से उठाओगे, डायरेक्ट उठा के आंसर चेप दोगे और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अब आपको अपने तरीके से आंसर को फ्रेम करना होता है, अपनी भाषा में आंसर को फ्रेम करना होता है। तो यहाँ पे जो अनसीन पैसेज है ना, इनकी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है।
सेम केस यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, शॉर्ट आंसर्स होते हैं और ये जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इन सारे क्वेश्चंस में आपको अपनी भाषा में अच्छे से लिखना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पैसेज से उठाओ और डायरेक्ट चेप दो। तो ये जो दो चीजें हैं ना, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे कि आप एक तीर से दोनों निशाने मार दो। क्यों ना मैं आपको ऐसी एक टॉपर की स्ट्रेटेजी बताऊं जिससे कि आप एक तीर से दोनों निशाने मार दो, दोनों के दोनों 40 प्लस 20 60 नंबर आप अच्छे से सिक्योर कर लो। ये स्ट्रेटेजी मैंने लास्ट ईयर भी और उससे लास्ट ईयर भी टॉपर्स आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ डिस्कस करी थी। ध्यान से सुनना, शुरू के 2 मिनट आपको ऐसा लगेगा भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, उसके बाद हर एक चीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान से सुनना है। देखो, आप किस तरह से आपकी एनसीईआरटी रीड करते हो या फिर आप किस तरह से अपनी जो भी एनसीईआरटी की बुक होता है उसको पढ़ते हो। या तो आप कोई टेक्स्ट में समरी देखोगे या फिर आप कोई वीडियो देखोगे। मेरा ये कहना है कि आप रीड करना समरी को। सबसे पहला स्टेप है कि एक समरी पढ़ो, ठीक है। वीडियो से ज्यादा अच्छा रहता है रीड कर लो। डायरेक्ट गूगल पे जाओगे, लिख देना चैप्टर नंबर जो भी आपका, उसकी समरी आपको गूगल पे मिल जाएगी। रीड करने से क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन बनी रहती है। वीडियो में क्या है, हम कई बार क्या होता है, वीडियो देखते देखते ऐसा होता है अपने ख्यालों में खो जाते हैं, उसके बाद हम करते हैं अरे यार ये वीडियो भी चल रही थी, फिर 1 मिनट बैक करके देखते हैं। आप जब किसी चीज को रीड करोगे तो आप पूरी कंसंट्रेशन से रीड करोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि आपको समरी रीड करनी है। दूसरा जो स्टेप होगा वो होगा एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है। ये जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है इसको आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीजें लग रही हैं उनको वहां पे अंडरलाइन कर दो। शर्माओ मत, ये मत सोचो बुक गंदी हो जाएगी, ये मत सोचो कि कॉपी गंदी हो। टॉपर्स की आप नोटबुक देखोगे ना, टॉपर्स की बुक देखोगे पूरी सनी होती है। क्यों? क्योंकि वो हर एक चीज इंपॉर्टेंट जो होती है उसको अंडरलाइन करते चलते हैं। तो आपका काम रहेगा कि आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना और जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन करो। अभी सुनते रहो। अब इसके बाद क्या काम रहेगा ना, अब इसके बाद आपका काम रहेगा कि इन अंडरलाइन में से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे फ्रेम पड़े हैं। कहाँ फ्रेम पड़े हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए फ्रेम पड़े हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको यहीं पे ढूंढने हैं। क्या बोला मैंने, फिर से सुनना। पहला काम है समरी पढ़ो। इससे आपको चैप्टर का ओवरव्यू हो जाएगा कि चैप्टर में क्या चीज है। एक चैप्टर उठाया, समरी पढ़ी, समरी से ओवरव्यू हो गया। अब इसके बाद जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो तो लाइन बाय लाइन रीड करो और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने दे रखे हैं आपको उनको निकाल के उनके आंसर फाइंड करो। थोड़ा कनेक्ट होना शुरू हो रहा है, थोड़ा कनेक्ट होना शुरू हो रहा है। अरे भाई आपके लिए ये भी तो एक अनसीन पैसेज ही है। इस अनसीन पैसेज में से आपको क्वेश्चंस को फाइंड करना है और उनके आंसर खुद बना के लिखो। या फिर दिमाग में सोचो कि यार ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पे थोड़ा बहुत रेफरेंस मिला हुआ है। जैसे मान लो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका रेफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक मिला हुआ है। अब इसको मेरे को मान लो 150 वर्ड्स में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं कैसे लिखूंगी। तो अब ये 3 लाइन से अब अपने आप सोचो कि यार इस चैप्टर में से मैं कैसे कैसे 150 वर्ड्स का इस आंसर को मैं बना सकता हूँ। कनेक्ट हो रहा है भैया। यहाँ पे जो ये अनसीन पैसेज है ये भी आपके लिए अनसीन है। जो एनसीईआरटी आप रीड कर रहे हो वो भी आपके लिए अनसीन है। यहाँ पे भी आप क्वेश्चन से आंसर फाइंड करते हो, क्वेश्चन पढ़ के आंसर फाइंड करते हो और उसको अपनी भाषा में लिखते हो। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, क्वेश्चन से आंसर फाइंड करोगे, अपनी भाषा में लिखोगे। भैया ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, मैंने कहा मेरे जान मैंने निकाल दिया। आपके सीनियर्स के लिए भी लास्ट ईयर निकाले थे, आपके लिए भी वही फॉर्मेट है जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट है। इसमें हर एक चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे निकाल रखे हैं कि देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे देखो ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने पेज नंबर लिख रखा है कि इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन, इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन, इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन, इस वाले पेज के लिए क्वेश्चन। ये कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये कोई इंपॉर्टेंट टाइम मैनेज कैसे करेंगे, क्या इंग्लिश का पेपर हार्ड आएगा, लेंदी आएगा, इजी आएगा, आखिर कैसा होगा इंग्लिश का पेपर और उसे अटेम्प्ट कैसे करके आना है, हर एक चीज इस मास्टर प्लान के अंदर आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और इंग्लिश का पेपर तुम्हारा एकदम नजदीक आ गया। बहुत कम समय बचा है ना। बहुत सारे मन में डर लग रहे हैं ना, बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं। पहला बोर्ड एग्जाम अच्छा होगा, बुरा होगा, मार्क्स कैसे आएंगे, क्या कोई ऐसी लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी हमें मिल सकती है क्या? मैं बोल रहा हूं हाँ बिल्कुल मिलेगी यार। प्रशांत भैया यहां पर खड़े हैं ना, है ना। साइंस की जिम्मेदारी तो मैं ले ही चुका हूं, बट बाकी सब्जेक्ट में भी तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये हाथ पकड़ा है ना तो एंड तक, जब तक तेरा आखिरी पेपर नहीं हो जाएगा, जब तक तेरे साथ यही खड़ा रहूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। तो फटाफट से समय खराब नहीं करेंगे, इंग्लिश की लास्ट में स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। पेपर का ऑर्डर क्या रहने वाला है, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, हर एक गलतियों को बताऊंगा। ये सारी गलतियां वो हैं जो कि तुम्हारे सीनियर ने करा था, जिसकी वजह से उनके नंबर कटे थे। पहली चीज स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, इंग्लिश तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहला एग्जाम होता है। ये एग्जाम अगर तुमने अच्छा कर दिया ना तो तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आने वाला है ना वो नेक्स्ट लेवल होगा, वो नेक्स्ट लेवल होगा। उस कॉन्फिडेंस की मदद से आगे के जितने भी एग्जाम होंगे ना तुम बहुत आसानी से क्रैक करके आओगे। मैं गारंटी से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। हर एक स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर अच्छे से करके आता है और आगे के पेपर भी फोड़ता है। इस वजह से इंग्लिश को ढंग से पढ़ो, इसके अंदर तुम बहुत आसानी से नंबर ला सकते हो। क्यों? क्योंकि पेपर होगा आसान। हर साल आसान पेपर आता है, बट पेपर आता है लेंदी। सबसे पहले एक एक करके समझते हैं कि आखिर बच्चों के समय में पढ़ना कैसे है। देखो 4 सेक्शन होते हैं, सबको पता है। वैसे 3 ही होते हैं, रीडिंग, एक राइटिंग ग्रामर का कंबाइन होता है और एक होता है आपका लिटरेचर। अब सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल मिस्टेक्स के बारे में बता देता हूं। देखो मैंने एक एक लाइन बहुत सोच समझ के लिखी है, बहुत सोच समझकर, बहुत सारी चीजें तुम्हारे लेकर भी आया हूं। देखो यहां पर क्या लिखा है, रीडिंग के आगे नंबर कटेंगे। ये मैं आज बोल रहा हूं, जब तुम पेपर देखोगे वहां पर बहुत सारे बच्चों के रीडिंग सेक्शन के अंदर नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि रीडिंग सेक्शन टफ आएगा। तुम किसी भी इंग्लिश के टीचर से पूछ लेना जो कि एक्सपीरियंस और एक अच्छा इंग्लिश का टीचर है, वो तुम्हें गारंटी से बताएगा कि ये जो सेक्शन है ना रीडिंग का, ये आजकल बहुत टफ आने लगा है। और स्पेशली अब जो आप सैंपल पेपर देखोगे उसके अंदर तो बहुत टफ है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी कैसे करनी है बता दूंगा। अगली चीज राइटिंग। राइटिंग बहुत सिंपल आएगी, बस आपको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट यानी आप ढंग से लिख पाओ, उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी बताऊंगा। ग्रामर विल बी दी मोस्ट इजीएस्ट, इससे सिंपल आपको कुछ नहीं मिलने वाला। यहां आपको फ्री के नंबर मिलेंगे, गारंटी से बता रहा हूं। बाकी पढ़नी कैसे है वो भी बता दूंगा। अगला है लिटरेचर। लिटरेचर में भी क्वेश्चन सिंपल ही होंगे, बट थोड़े से टफ साइड के क्वेश्चन होते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। उनका क्या सॉल्यूशन है वो भी लेकर आया हूं। हर एक चीज यहां पर आपको मिल रही है। पहले एक एक करके सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सबसे पहले रीडिंग। अब रीडिंग में तुम्हारे पास मान लो 1 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो ध्यान रखना आपको क्या करना है, जितना भी समय बचा है हर रोज रीडिंग के प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो। चाहे भी 2 दिन बचे ना फिर भी प्रैक्टिस करो, 1 दिन बचा फिर भी प्रैक्टिस करो, जितने कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो। पर भैया प्रैक्टिस कैसे करें? एक मेथड होता है, टाइमर मेथड। तुम्हें क्या करना है, हर एक रीडिंग का जो पूरा पैराग्राफ होता है ना आपका, उसके लिए आपको 20 मिनट निकालने हैं और टाइमर लगा लो बेटा, टाइमर। क्योंकि एग्जाम के अंदर ना टाइम बहुत तेजी से भागता है, पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिमाग के अंदर टाइम फीड होना चाहिए। कैसे फीड होगा? एक स्टॉप वॉच लेके बैठो, है ना, अपने मोबाइल फोन की, टाइमर लगा दो 20 मिनट का और एक पैराग्राफ सॉल्व करो। 20 मिनट से पहले सॉल्व करो, किसी भी हालत में करना पड़ेगा। नंबर कटेंगे, थोड़ा सा टफ आएगा, बट नंबर कैसे बचा सकते हो अगर तुमने अभी से यहां पर टाइमर मेथड लगाकर प्रैक्टिस कर ली तो। और मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं रीडिंग सेक्शन को अटेम्प्ट करने की, वो है वो टेक्निक क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं, बट फॉर्मेट कैसे याद होंगे वो आएंगे आपको हमारी चीट शीट से।
तुम्हारे लिए चीट शीट बनाकर लाया हूं यार। हाँ, चीट शीट जिसने नहीं देखी मैं आपको दिखा देता हूं, लिंक भी आपको कहां पर मिलेगी, बहुत सारी चीजें लेकर आया हूं, आप देख सकते हो लिंक आपको कहां मिलेगी, लिंक आपको उसकी मिल जाएगी कहां पर, आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर चीट शीट करके। तो आप देख सकते हो जैसे इंग्लिश की जो चीट शीट है राइटिंग सेक्शन की, उसके अंदर मैं फॉर्मल लेटर की भी क्या लेकर आया हूं, चीट शीट लेकर आया हूं। फॉर्मल लेटर के इतने टाइप के अपने लेटर होते हैं, सबका मैंने क्या करा है, सबका आपको एक एक क्या कर रखा है मैंने, देखो फॉर्मेट दे रखा है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सारी चीजों को लिखना है। यहां पर आप देखो इंक्वायरी लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है वो भी लिखा है, कंप्लेन लेटर के अंदर आपको क्या लिखना है, सब कुछ एकदम डिटेल में आपको लिख रखा है। लेटर का पूरा फॉर्मेट आपको यहां पर दिया गया, आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैंने एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए भी ऐसी सेम चीज बना दी है। अब एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए देखो मैंने क्या करा है ना, कुछ आपको खास लाइन दी है, कुछ खास लाइन, ये वो लाइन है ना जिनसे आप एनालिटिकल पैराग्राफ अगर शुरू करोगे तो टीचर जब पढ़ेगा ना तुम्हें मजा आ जाएगा, वो बोलेंगे यार ये बच्चा तो पढ़ के आया है, और वहां पर आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटने वाले। और मैं बता देता हूं यार, एनालिटिकल पैराग्राफ आर दी मोस्ट स्कोरिंग, कभी मत छोड़ के आना, बस पैराग्राफ समझ लो, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, बॉडी कैसे बनानी है, कंक्लूजन कैसे करना है, इस पूरे के पूरे के अंदर दे रखा है। और इसके अंदर भी एग्जांपल भी समझा रखा है, एग्जांपल भी दिए, समझाया भी है, सब कुछ है ना। बोला था प्रशांत भैया सिर्फ साइंस के लिए नहीं है, इंग्लिश में भी है, ठीक है, ये बना दिया। चलो, तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगी, आपकी राइटिंग वाली जो प्रॉब्लम है वो एकदम खत्म हो जाएगी। उसके अलावा ना मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, राइटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसको अपन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है वो समझने की कोशिश करना। एक टेक्निक होती है, वो ये बोलती है कि राइट पॉइंट इन द लास्ट पेज, यानी आपके आंसर शीट के आखिरी पन्ने पे आप एक हेडिंग डाल दो रफ, और रफ के बाद क्या करना बेटा, रफ के बाद उसके नीचे ना पॉइंटर्स लिख लेना, जो भी आपके दिमाग में पॉइंटर्स आ रहे हैं। इमेजिन करो आपने एक क्वेश्चन पढ़ा एनालिटिकल पैराग्राफ को और आपके दिमाग में आ रहा है अच्छा मैं शुरुआत ऐसे करूंगा, फिर मैं एंडिंग ऐसे करूंगा, बीच में मैं ये सब लिखने वाला हूं, तो जो पॉइंटर आ रहे हैं फटाफट से रफ में लिख लो। उससे क्या होगा, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जब आप आंसर लिखोगे ना तो आप आंसर में वो काटा पीटी नहीं करोगे, वो जब करते हो काटा पीटी बार बार, उस काटा पीटी से आप बच जाओगे। अगर आप ऐसे लास्ट पेज पे एक बार कुछ कुछ पॉइंटर लिख लोगे, अपने दिमाग के अंदर इमेजिनेशन बना लोगे, अच्छा ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा, बस ऐसा कर लो। किसके लिए, स्पेशली एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए। अगली चीज, लास्ट में स्पेलिंग मिस्टेक चेक कर लेना भाई प्लीज। देखो नंबर करते हैं स्पेलिंग मिस्टेक के, अगर आपका एक 5 नंबर का एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर लेटर है तो उसमें 1 नंबर स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक के होते हैं। मुझे पता है, मैं बोर्ड एग्जाम वालों से बात कर चुका हूं। 1 नंबर आपके स्पेलिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक के होते हैं, तो अगर तुमने गलत ग्रामर लिखी, गलत स्पेलिंग लिखी, नंबर वहां पर 1 नंबर टीचर डायरेक्टली रिजेक्ट कर देगा, समझो इस बात को, तो चेक कर लेना लास्ट में। उसके अलावा बहुत सिंपल इंग्लिश में आंसर लिखो भाई, वो टफ इंग्लिश मत लिखो करो। जब टीचर आपकी कॉपी चेक करते हैं ना उन्हें बड़ा गुस्सा आता है जो बच्चे टफ इंग्लिश लिखते हैं ना। ग्रामर मोस्ट स्कोरिंग होती है, उसके बाद कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। ग्रामर में ज्यादा मेहनत नहीं लगानी होती, बहुत सिंपल होता है, थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे टाइम मैनेज किया जाए, किस ऑर्डर में पेपर को अटेम्प्ट किया जाए। देखो आज से पहले तक मैं सिंपल ऑर्डर बताता था, पहले सेक्शन ए बी फिर सी, सिंपल। अब क्या हो गया ना, जो पहला सेक्शन है रीडिंग वो हार्ड आ रहा है, हर साल हार्ड आ रहा है। तो अगर एक बच्चा सबसे पहले हार्ड सेक्शन करेगा तो वो क्या होगा ना, उसका जो मेंटल स्टेट है वो डीमोटिवेट हो जाएगी और उसके बाद वो अपना पूरा पेपर खराब करता है। ये मैं बहुत साल से नोट कर रहा हूं, तो इसलिए मैं एक नई स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इजीएस्ट पोर्शन को उठाना है। तुम्हारे लिए इजीएस्ट पोर्शन क्या है, कुछ बच्चों के लिए लिटरेचर होगा और मेरे जैसे बच्चों के लिए क्या होगा, राइटिंग सेक्शन सबसे इजीएस्ट होगा। राइटिंग सेक्शन ग्रामर बहुत इजी है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले राइटिंग कर लो प्लस ग्रामर कर लो। राइटिंग करने में सिर्फ 40 मिनट लगने वाले हैं, उससे ज्यादा समय नहीं लगता। ग्रामर करने में 10 मिनट लगेंगे। भैया 10 मिनट कैसे, भाई एक बात बता, तुझे 15 मिनट पेपर को रीड करने को मिलेगा ना, उस 15 मिनट में क्या करेगा, एक तो ओएमआर फिल करेगा, दूसरा काम क्या करेगा, दूसरा काम ग्रामर के सारे क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर लेगा। हाँ, ऐसे टाइम बचाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम लिटरेचर पे आ सकते हो। लिटरेचर में 1 घंटा 10 मिनट या फिर कुछ बच्चे 1 घंटा 20 मिनट, ज्यादा इससे ऊपर नहीं। और रीडिंग सेक्शन के लिए टाइम बचा कर रखना है, कितने, 40 से 50 मिनट मिनिमम, मिनिमम 40 मिनट या फिर 50 मिनट, इतने तो बचा के ही रखने, क्योंकि इंग्लिश का पेपर मैं फिर बोल रहा हूं रीडिंग में तुम घूमने वाले हो। इस बार रीडिंग की प्रैक्टिस कर लेना, पेपर बहुत आसान आएगा, पेपर लेंदी आएगा बस। तो जो टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना वो कैसे सॉल्व होगी, तुम पहले ऐसे कर सकते हो। कुछ बच्चों की अगर लिटरेचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पहले तुम क्या करो, पहले तुम लिटरेचर कर लो, फिर तुम राइटिंग ग्रामर और लास्ट में तुम रीडिंग। बट टाइम का खेल है पूरा का पूरा। ये जो टाइम है ना, ये टाइम देखते रहना, घड़ी पहन के जा रहे हो या फिर तुम्हारे कहीं घड़ी लगी हुई है जहां पे तुम एग्जाम देने जाओगे, घड़ी देखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं जो तुम्हें याद रखना है, गलती मत करना। पहली चीज, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, वो वाली मूर्खता मत करके आना कि क्वेश्चन कुछ और पूछा था आंसर कुछ और लिख दिया। अगला, स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 पेज भर रहे हो, इतना भी नहीं करना है। अगली चीज, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बता चुका हूं, स्पेशली लिटरेचर के अंदर करके आना है। रीचेक दी एरर्स, देखो लास्ट में 5 से 10 मिनट तुम्हें बचाने ही पड़ेंगे। मैं बोलूंगा 10 मिनट बचा दो। अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई ना, इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी अगर आप देखोगे ना तो आपके आराम से 10 मिनट बच गए। 10 मिनट बचाकर क्या करोगे, रीचेक करोगे। रीचेकिंग से क्या होगा, तुम अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक या फिर स्पेलिंग मिस्टेक को पकड़ सकते हो और वहां से उनको हटा सकते हो। लास्ट, नेवर लीव एनी क्वेश्चन। अरे मेरे बैक बेंचर स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं आता हो फिर भी लिखना है। तेरा प्रशांत भैया बोल रहा है कुछ नहीं आएगा तो भी तू लिखेगा और तुझे नंबर मिलेगा। ठीक है, हाँ लिख, कुछ भी लिख, नहीं आ रहा समझ में तो थोड़े बहुत नंबर तो आएंगे। पेपर छोड़कर मत आना, आखिरी मोमेंट तक तेरी फाइट है, तेरी जंग है। और जब लगे ना डिमोटिवेशन फील हो, अपने माता पिता के एक बार चेहरे को इमेजिन करना कि यार जब तू रिजल्ट आएगा वो कितना प्राउड फील होंगे। और याद रख, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और अभी कमेंट भी कर और इंग्लिश का पेपर देकर आ। प्रशांत भैया फिर खड़े हैं, साइंस छोड़ दे, मैं हूं। ठीक है, 16 17 18 19 20 को सुबह 4 बजे मैं खड़ा हूं यहां पर साइंस में, टेंशन मत ले। तू जा तैयारी कर इंग्लिश की, फोड़ करा, मुझे पता है तेरा पेपर बहुत बेहतरीन होगा। दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ। जब जाए ना तो शीशे में खड़े होकर खुद से बोल के जाना, मुझे पता है तू कर लेगा, मुझे पता है तू कर लेगी। जाओ, टेक केयर, लव यू ऑल। तुम्हारा भी कोई ऐसा दोस्त, उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चन भी स्पेशली क्या करने हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, मैं हूं ना बेटा, तू चिल कर। मैंने तेरे लिए नोट्स बना दिए हैं पूरे के पूरे इंग्लिश के, तुम्हारी दोनों किताबों के बनाए हैं, एक किताब के नहीं, दोनों के दोनों किताब के बना दिए हैं। मैं आपको विद एग्जांपल दिखा देता हूं किस प्रकार से हमारे नोट्स हैं, है ना। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, एक बार आप नोट्स देख लो। जैसे अपने फर्स्ट स्लाइड के नोट है, ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उन सबके हमने क्या करा है, आपको इस प्रकार से सुंदर सुंदर नोट्स दिए हैं। सबसे पहले जैसे लेटर टू द गॉड है, उसकी देखो हमने क्या करी है, एक समरी लिख दी है। मैंने एक छोटी सी समरी लिख दी है एक पेज के अंदर, ताकि उससे तुम्हारी मदद हो जाए। उसके बाद हमने एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए हैं। इस चैप्टर से किस लेवल के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी तुम्हें
यहां पर क्या है डायरेक्टली मिल जाएगा। उसके अलावा टॉप 10 पीवाईक्यू भी तुम्हें मिल जाएंगे। देखो भाई टॉप 10 पीवाईक्यू मिल जाएंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो सब कुछ आपको यहां पर बड़े इजीली मिल जाएगा। ये आपके लिए हमने बना दिया है दोनों किताबों के लिए, है ना, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले में भी आपको वो हमने बना दिया है। ठीक है, वो भी कर दिया है, ये भी कर दिया है। नोट्स आ गए बेहतरीन, है ना, बहुत शानदार नोट्स है। ट्राई करना यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कैरेक्टर स्केच भी इसी नोट्स के अंदर है, तो कहीं इधर उधर नहीं घूमना भाई, सब कुछ दे रहा हूं, फ्री में दे रहा हूं, तुम लो और इंग्लिश का एग्जाम फोड़ कराओ। ठीक है, लिटरेचर की बात अपनी यहां पर हो गई। अब लिटरेचर के लिए आंसर कैसे लिखना है, कीवर्ड स्ट्रेटजी को यूज करो। देखो भाई सिंपल सी बात बता देता हूं, मैंने बहुत सारे टीचर से पूछा इंग्लिश में बच्चे फुल मार्क्स कैसे ले आते हैं, क्योंकि मेरे तो आज तक नहीं आया इंग्लिश में फुल मार्क्स। मैं बड़ा सोचता रहता था, तो पता मुझे टीचर ने क्या बताया, जो स्मार्ट बच्चा है ना वो क्या करेगा, जब भी वो आंसर लिख रहा होगा वो कुछ कीवर्ड्स को यूज करेगा जिससे उसका आंसर अट्रैक्टिव बन जाएगा। मैं शॉक हो गया सुन के, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। यानी आपके चैप्टर के कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे आपका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। भैया पर वो कीवर्ड कहां मिलेंगे, वो भी बना दिया तेरे लिए, आजा। कीवर्ड के लिए आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूं, कीवर्ड के लिए भी पूरी की पूरी पीडीएफ बनाई है। हाँ तो देखो ये रही आपकी कीवर्ड वाली पीडीएफ, जिसके अंदर हमने कुछ यूनिक वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे लेटर टू दी गॉड के कुछ यूनिक वर्ड्स क्या है, ये सारे के सारे वर्ड्स जो है बड़े यूनिक है। तो जब भी बच्चा अपना आंसर लिख के आएगा ना, अगर वो इनमें से कुछ कीवर्ड्स को यूज करेगा अपने आंसर के अंदर, तो टीचर जो होगा ना तुम्हारे से खुश हो जाएगा कि ये बच्चा तो पढ़ने वाला है, ये तो पढ़कर आया है। तो ऐसे हमने हर एक चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख दिए हैं। इन कीवर्ड्स को बस तुम एक बार देख जाना और आंसर के अंदर कभी तुम्हारा मन करे तो यूज कर लेना, जहां पर आपका सूटेबल हो आंसर में यूज करना, मजा आ जाएगा, नंबर टीचर नहीं काटने वाले। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे आपकी पूरी की पूरी लिटरेचर की प्रॉब्लम भी समाप्त हो गई। क्या इससे समाप्त हो गई लिटरेचर में, अब तो किसी का कोई डाउट नहीं बच रहा होगा होपफुली। ठीक है, चलो भाई, उसके अलावा लास्ट चीज क्या है लिटरेचर में, अंडरलाइन। क्या भाई, अंडरलाइन देख लो, जब भी तुम आंसर लिख रहे हो ना, लास्ट में इंपॉर्टेंट जो फ्रेजेस हैं उनको अंडरलाइन कर लेना भाई, बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, टीचर जब चेक कर रहे होंगे तुम्हारी कॉपी, उन फ्रेजेस को पढ़ेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो लास्ट चलते हैं अपने ग्रामर की तरफ। ग्रामर में कुछ नहीं करना है, मैग्नोलिया मैम आपकी ट्रिक वीडियो ले आएंगी ग्रामर की, ग्रामर इन वन शॉट, 2-3 घंटे के अंदर पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। बस वो वीडियो देख लेना, ग्रामर मोस्ट स्कोरिंग होती है। उसके बाद कुछ सैंपल पेपर के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, खत्म। ग्रामर में ज्यादा